नेहरू को क्यों गाली देते हो? इसलिए देते हो कि सपनों में नेहरू जी आते हैं और आपको हॉन्ट करते हैं। हिंदू 1000 साल तक गुलाम क्यों रहा? उनका सारा फोकस ये था कि कैसे ब्रिटिशर्स की सत्ता को इस देश के अंदर मजबूत किया जाए। उनका कंसर्न भारतीय नागरिक थे ही नहीं। हिंदू अपने स्वभाव में अहिंसक था, इसलिए ना तो मुसलमानों का सामना कर पाया, ना क्रिश्चियंस का सामना कर पाया, किसी का सामना नहीं कर पाया। ये भारत के संविधान को जिस दिन मौका मिलेगा उस दिन इसको बदल के हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। कठुआ में एक बच्ची के साथ बलात्कार होता है और उस बलात्कारी के साथ लोग सबको खड़े उतरते हैं। ये लड़ाई दरअसल पूरी तरीके से हिंदू धर्म को बदलने की है। उसका जो स्वरूप है, और ये मैं यूं ही नहीं कह रहा हूं, कभी अगर आप लोगों को वक्त लगे तो एक किताब बड़ी मशहूर किताब है और वो बाइबल है हिंदुत्ववादियों की। सावरकर की किताब है 6 ग्लोरियस एपॉक्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री। और इत्तेफाक की बात है कि यह अकेली किताब है जो हिंदुत्ववादियों ने बड़ी मेहनत करके लिखी है। ये कहते हैं, इतिहास लेखन की बात करते हैं कि इतिहास तो सही लिखा ही नहीं गया। और कहां से लेके आते हैं? उन्हीं बिपिन चंद्रा की किताब से, उन्हीं के एम पनीकर की किताब से, इरफान हबीब की किताबों को पढ़ के ही वो बात करते हैं। ये एक ऐसी कौम है। और मैंने फिर अपने एक मित्र से बोला, मैंने कहा देखिए, अगर आपकी जगह होता जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, अगर मैं होता, मैं तो वहां का छात्र रहा हूं, तो मैं तो उसको उड़ा देता। तो बहुत कस के चौंके, मैंने क्या बात कर रहे हैं आप, तो वहां पढ़ के आए? मैंने कहा हाँ मैं तो पढ़ के आया, लेकिन मैं अगर होता तो उड़ा देता। मैंने कहा क्यों मैं ये बात कर रहा हूं? मैं इसलिए ये बात कर रहा हूं क्योंकि अगर मैं मानता हूं कि ये विश्वविद्यालय मेरी विचारधारा का दुश्मन है, शत्रु है, तो मैं उसमें थोड़ी ऑक्सीजन दूंगा, मैं थोड़ी खाद उसको दूंगा कि बढ़ता रहे, मेरा नुकसान करता रहे। मैं उसको उड़ा देता। लेकिन करता क्या, मैं जेएनयू से बेहतर इंस्टीट्यूशन ऑफ एक्सीलेंस पैदा करता, उस पर गर्व करता। आपकी प्रॉब्लम क्या है कि आप नुकसान तो कर सकते हो, आप काबिल इतिहासकार पैदा नहीं कर सकते, काबिल पेंटर नहीं पैदा कर सकते, काबिल एक्टर नहीं पैदा कर सकते, आप काबिल डॉक्टर भी नहीं पैदा कर सकते। ये बहुत ही मीडियोकर लोगों, बिलो मीडियोकर लोगों की फोर्स है। मैंने कहा एक तो इतिहासकार आपने पैदा किया होता पिछले 70 सालों में, जो इतिहास पढ़ाया जा रहा था उसके बरक्स एक पैरेलल हिस्ट्री क्रिएट करता जिसको दुनिया कोट करती। मैं रोमिला थापर को नहीं पसंद करता हूं, लेकिन रोमिला थापर ग्लोबल लेवल पर एक रिकॉग्नाइज्ड हिस्टोरियन है, इसको तो आप इनकार नहीं कर सकते। आपकी तरफ से कौन है जरा बता दीजिए मुझे, जिनकी कोई ग्लोबल हिस्ट्री हो, जिनकी कोई ग्लोबल रिकॉग्निशन हो। मैंने कहा आपके यहाँ एक आदमी आते हैं जो फिल्म बनाते कश्मीरी फाइल्स, और जब ज्यूरी में जाती है तो ज्यूरी वाले आके उसको किस तरीके से रद्दी के टोकरे में फेंकने की बात करते हैं। ये तो आपका टैलेंट है। प्रॉब्लम यह है कि इनके पास कोई टैलेंटेड लोगों की बहुत ज्यादा कमी है, और इसीलिए अगर किसी को उम्मीद हो कि आने वाले दिनों में ये हिंदुस्तान की इकोनॉमी को बेहतर कर देंगे तो उम्मीद मत रखिएगा। इट्स अ पूल ऑफ द मोस्ट मीडियोकर फोर्स। लेकिन एक चीज में इनकी जीनियस का कोई इलाज नहीं है, उसका कोई तोड़ नहीं है, वो है अनुशासन। जो सेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इनके अंदर है, जो सेंस ऑफ डिसिप्लिन इनके अंदर है, यही कारण है कि 100 सालों में आज तक इनके यहां कोई डिवीजन नहीं हुआ। कांग्रेस कितने टुकड़ों में बटी तो हमको याद भी नहीं। कांग्रेस तो छोड़ दी, ऐसी कौन सी पार्टी जो नहीं टूटी इस देश के अंदर। समाजवादी आजादी के बाद के विपक्ष में सबसे प्रखर लोगों में से थे, सबसे प्रखर, राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, लेकिन वो एक साथ नहीं रह पाए। लेकिन ये मीडियोकर्स की फोर्स थी, बिलो मीडियोकर की फोर्स थी, और सब एक साथ रहे। कभी ना तो जनसंघ में टूट हुई, ना कभी बीजेपी में टूट हुई, ना कभी आरएसएस में टूट हुई। ये सीखने की बात है। खैर मैं थोड़ा सा भटका। तो जब मैं ये कह रहा था कि हिंदू धर्म में बदलाव की बात करते हैं, तो 6 ग्लोरियस एपॉक्स ऑफ इंडिया अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें सावरकर ये सवाल खड़ा करते हैं कि क्या हुआ, हिंदू 1000 साल तक गुलाम क्यों रहा। वो इस सवाल को तो डायग्नोसिस करने की कोशिश करते हैं, और एक अच्छे डायग्नोसिस की तरीके से वो इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि चूंकि हिंदू बहुत कृपालु है, सत्य हिंसा की बात करता है, वो लोगों को माफ कर देता है, तो उसकी वजह से दिक्कत है। और वो कहते हैं ये परवर्टेड वर्च्यूज है। इस चीज को समझने की जरूरत है। जब वो कहते हैं जिस पर
हम सारे हिंदुओं को, भारतीयों पे गर्व है कि हिंदू कहता है वसुधैव कुटुंबकम, पूरे वसुधा को वो अपना कुटुंब मान के चलता है। वो कहता सत्यमेव जयते, वो कहता अहिंसा परमो धर्म। ये कहते हैं ये सारे के सारे परवर्टेड वर्च्यूज हैं। जब तक इन वर्च्यूज को नहीं बदलेंगे, जब तक जो हिंदू धर्म का जो मूल है उसको नहीं बदलेंगे, तब तक हिंदू जो है वो आने वाले समय में भी दूसरों के अधिकृत होने के लिए अभिशप्त रहेगा। कि पूरी की पूरी लड़ाई उस जो मूल तत्व है उसको बदलने की लड़ाई। इसलिए मैं चाहूंगा कि आप लोग एक बार उस किताब को पढ़ें जरूर, 6 ग्लोरियस एपॉक्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री। और हमारे यहाँ दिक्कत क्या है कि चूंकि इनका लिटरेचर कोई बहुत अच्छा लिटरेचर है नहीं, से लोग पढ़ते ही नहीं इसको। उसको पढ़ने की जरूरत है। और वो दरअसल हिंदुस्तान की शुरुआत से लेकर अभी तक एक पैरेलल हिस्ट्री जो हिंदुत्व के लिहाज से लिखी गई है उसको सामने रखती है। तो ये जो पूरी लड़ाई है, इसलिए मैं कहता हूं ये सिविलाइजेशनल लड़ाई है, ये हिंदुओं के लिए भी लड़ाई है। उनको भी ये समझना पड़ेगा कि जिस चीज पर हमें गर्व है, जिस चीज को हम बड़े गर्व के साथ कहते हैं, दरअसल ये उसको बदलने की लड़ाई है। और जब तक उसको नहीं बदल लेंगे तब तक ये आगे शांत बैठने वाले नहीं है। एनसीईआरटी की किताबों में जो बदलाव है, अगर आप कभी इनके जो एक लेखक है, इनका नाम है पार्टी कार्यकर्ता सुनील आंबेडकर, उनकी एक किताब है आरएसएस 21st सेंचुरी में, जिसमें एक चैप्टर पे वो काम करते हैं कि ये जो हमें रिक्लेम करना है, रिक्लेमेशन, और इस रिक्लेमेशन को इंडस्ट्रियल लेवल पे रिक्लेम करना है। तो जो आप देखते हैं कि शहरों के नाम बदले जाने की बात की जाती है, किताबों को बदलने की बात की जाती है, इतिहास को बदलने की बात की जाती है, संस्कृति को बदलने की बात की जाती है, दरअसल ये उस पूरे एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट का एक हिस्सा है। उसका एक छोटा सा हिस्सा एनसीईआरटी है। ये जो ताजमहल की जगह जो ताजो महल की बात होती है, जो लाल किले को हटाने की बात की जाती है, या जो मस्जिदों के अंदर जो मंदिर के अवशेष खोजने की बात की जाती है, ये सब उस बड़े प्रोजेक्ट का एक हिस्सा है। ये हमें इसको अलग करके देखने की जरूरत नहीं है। और इतिहास और वो सारी लड़ाई सिर्फ इसलिए है क्योंकि 2023 तो बहुत हाल की बात है। जब से आरएसएस बना है तब से इनका मानना यह है कि ये जो 1200 साल की जो लड़ाई है, ये इस्लाम के साथ जो लड़ाई है, क्रिश्चियनिटी के साथ लड़ाई है, ये ऐसी लड़ाई है जिसमें हिंदू लड़ाई हारना अफोर्ड ही नहीं कर सकता है, उसको हर हाल में जीतना है। तो वो जब से बने हैं तब से वॉर मोड में है। जब पीस टाइम होता है तो तैयारी करते हैं, जब वॉर जोन में होते हैं तो उस अलग तरीके की बात करते हैं। इसलिए आप देखिए कि 2014 में जब सरकार बनी तो मैंने अपनी किताब में लिखा और मैंने कहा कि ये जो 2014 का जो सत्ता का हस्तांतरण है एक मनमोहन सिंह से मोदी जी साहब के बीच में, ये मामूली हस्तांतरण नहीं है। मैंने कहा ये उसी तरीके से ट्रांसफर ऑफ पावर है जैसे 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों से भारत के बीच में हुआ था। अंग्रेजों की जो सरकार थी उसके कंसर्न्स अलग थे, उसके इश्यूज अलग थे, उसका नेचर अलग था, उसका पर्पस अलग था। वो बर्तानिया की वहां रिपोर्ट करते थे। उनका सारा फोकस ये था कि कैसे ब्रिटिशर्स की सत्ता को इस देश के अंदर मजबूत किया जाए। उनका कंसर्न भारतीय नागरिक थे ही नहीं। लेकिन जब भारतीयों के पास सत्ता आई तो हमारा कंसर्न ये हुआ कि हमारा जो मुल्क है उसकी नेशन बिल्डिंग कैसे हो, हमारा जो नागरिक है वो कैसे पढ़े, वो कैसे लिखे, उसकी आर्थिक स्थिति कैसे बेहतर हो, डेमोक्रेसी कैसे मजबूत हो, हमारी अपनी हिस्ट्री राइटिंग हो। उसके कंसर्न्स बिल्कुल अलग थे। और उसके बरक्स फिर हमने एक संविधान लेके आए। अंग्रेज भी संविधान ला सकते थे, क्यों नहीं लेके आए? हम एक संविधान लेकर आए। हमारा जो सपना था कि हिंदुस्तान आजादी के बाद ऐसा होना चाहिए, उसका रिफ्लेक्शन इस संविधान में दिखाई पड़ा। और उसके बाद एक कंसेंसस इस देश के अंदर बना जिसको मैं कॉन्स्टिट्यूशनल कंसेंसस कहता हूं। आप डेमोक्रेटिक कंसेंसस कह सकते हैं, कांग्रेस उसको नेहरूवियन कंसेंसस कह सकते हैं। और मुझे लगता है कि नेहरू से बड़ा कोई नेता इस देश में आजादी के बाद तो पैदा भी नहीं हुआ और आने वाले 100 साल तक पैदा भी नहीं होगा। वो अगर नहीं होते तो शायद इस देश के अंदर जो डेमोक्रेसी की हालत है वो शायद नहीं होती। गाली देना क्यों? देखिए एक बात समझिए,
नेहरू जी की मौत तो 1964 में हो गई थी। 36 साल उधर, 25 साल इधर, कितने हो गए? 61 साल। 61 साल बाद वापस लौट के आप नेहरू को क्यों गाली देते हो? इसलिए देते हो क्योंकि सपनों में नेहरू जी आते हैं और आपको हॉन्ट करते हैं, आपको ट्रॉमेटाइज करते हैं। और बहुत सारे लोग जो यहाँ फिल्मों के शौकीन होंगे, और सलमान साहब तो हमारे ख्याल से हैं ही, हम सबने एक फिल्म देखी होगी, निक्सन फिल्म देखी होगी। जब निक्सन लास्ट में, जब वो इस्तीफा देने के बाद जब वो व्हाइट हाउस छोड़ने जाता है, तो किसिंजर वहां छोड़ता है, तो वो कैनेडी की फोटो के सामने खड़ा होता है और किसिंजर उसके बगल में खड़ा रहता है। तो निक्सन किसिंजर से कहता है कि मैंने पूरी दुनिया बदल दी, मैंने अमेरिका और चाइना के बीच में इतना हिस्टोरिक एग्रीमेंट कराया, मैंने वियतनाम वॉर रोक दिया, और ये लोग अभी भी कैनेडी की बात करते हैं। तो वो जो निक्सन का जो कैनेडी कॉम्प्लेक्स है वो यहां भी मौजूद है, वो जो कॉम्प्लेक्स है वो यहां भी मौजूद है। वो नेहरू के सामने अपने आप को बहुत ज्यादा इंफीरियर समझते हैं, और चूंकि उस इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से उभर नहीं पाते, इसलिए लगातार कंसिस्टेंटली नेहरू पर अटैक करते हैं। अन्यथा आपको भूत की क्या जरूरत है? आप तो अतीत की बात करिए ना, क्योंकि ये आप अतीत की बात नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पास देने के लिए कुछ नहीं है। आपको, मैंने आज ही लिखा अपने ट्विटर पे, मैंने कहा कि अगर नेहरू प्रधानमंत्री नहीं भी होते तो जो उनकी 3 किताबें हैं, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री एंड माई बायोग्राफी, मेरा जीवन, ऑटोबायोग्राफी, ये अपने आप में क्लासिक होती है। नेहरू को एक बहुत बड़े लेजेंडरी इतिहासकार के तौर पर याद किया जाता है, एक फर्स्ट रेट प्रोज राइटर के तौर पर याद किया जाता है। एक भी इनके यहाँ है जो एक अच्छी किताब लिख सके? चलिए किताब तो छोड़ दे, एक अच्छा गाना ही लिख दे, एक अच्छी फिल्म ही बना दे, एक अच्छी पेंटिंग ही बना दे। सलमान साहब अगर गलत मैं कह रहा हूं तो बताइएगा मुझे। एक अच्छा इसका एक अच्छी इमारत ही बना दे, नहीं है। इसलिए नेहरू से लगातार हॉन्टेड रहते। जो मैं कह रहा था कि इसको हमें समझने की जरूरत है कि जब 2014 में इनकी सरकार आई, तो वो जो पूरा नेहरूवियन कंसेंसस था उसको तोड़कर एक नया कंसेंसस बनाने की कोशिश कर रहे हैं लोग। इसलिए ये जो ट्रांसफर ऑफ पावर है, इसको उसके पहले जो जिस तरीके की पॉलिटिक्स चलती थी, जिस तरीके की सोच चलती थी, इतिहास को देखने की जो दृष्टि थी, वो सब अलग है। इनको हिंदुस्तान के संविधान में रत्ती भर भी यकीन नहीं है। इनको आइडिया जिसको हम आइडिया ऑफ इंडिया कहते हैं, जिसको हम एक प्लूरल समाज की तरीके से बात करते हैं, तो सेकुलरिज्म में यकीन नहीं है। इनके कंसर्न्स बिल्कुल अलग, इनके इश्यूज अलग है। ये भारत के संविधान को जिस दिन मौका मिलेगा उस दिन इसको बदल के हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, कितनी भी कस्में खा लें। इन्हें बाबा साहब अम्बेडकर पर यकीन नहीं है, इनको सरदार पटेल पर भी यकीन नहीं है, और इनके सबसे बड़े दुश्मन अगर कोई है तो वह है गांधी जी। सबसे बड़े दुश्मन गांधी, क्योंकि ये जब हिस्ट्री को डायग्नोसिस करते हैं तो ये निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, चूंकि हिंदू अपने स्वभाव में अहिंसक था, इसलिए ना तो मुसलमानों का सामना कर पाया, ना क्रिश्चियंस का सामना कर पाया, और किसी का सामना नहीं कर पाया, और अंत में शासित हो गया। इसलिए कभी अशोक का जिक्र नहीं करते, अशोक का जिक्र नहीं करते, क्योंकि अशोक ने बाद में अहिंसा को अपना लिया। ये महावीर का भी जिक्र नहीं करते, क्योंकि बाद में उन्होंने अहिंसा को अपना लिया। इनको लगता है कि गांधी की जो हत्या हुई वो क्यों हुई, क्योंकि ये लगा कि गांधी एक बार फिर भारत को उसी रास्ते पर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, उसी अहिंसा को अपना के इस देश को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए गांधी को एलिमिनेट करना चाहिए। ये इन लोगों की थीसिस है। अब ये लीगल सवाल है, किसने मर्डर किया, किसने मर्डर नहीं किया, कौन किस संगठन में था, कौन किस संगठन में नहीं था, वो लीगलिटी का प्रश्न है। मैं उसकी जो मूल भावना है उसके बारे में बातचीत कर रहा हूं। तो इसलिए अगर आप देखिए, ये अनायास नहीं है कि कठुआ में एक बच्ची के साथ बलात्कार होता है और उस बलात्कारी के साथ लोग सड़क पे खड़े होकर उतरते हैं। कितना घृणित है कि आप वहां भी धर्म को देखकर